Good morning, class 10 students. Here is a new topic for you, फेडरलिज्म in civics, chapter number 2, फेडरलिज्म. हिंदी में से संघवाद बोलते हैं. संघ मीन्स कोई ऐसा सिस्टम जिसके लेवल एक दो या उससे ज़्यादा हो. एक नहीं, एक में तो यूनिटरी हो जाता है. द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज़ टू और मोर लेवल, दैट इज़ फेडरलिज्म. तो इसको हम आज शुरुआत करने वाले हैं. और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो अब आपका ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है, PD1 वाले ऑनलाइन टेस्ट, तो उसमें जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो अब मल्टीपल चॉइस में आने वाली हैं. सो आप ध्यान रखें उन चीज़ों का. मल्टीपल चॉइस में फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको विदाउट मल्टीपल चॉइस दूँ, बट कई चीज़ें आपकी मल्टीपल चॉइस में भी होंगी. और जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें FIB, तो वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन होंगे वो मैं नहीं दूंगा. वो आपको डायरेक्टली फिलअप करने होंगे. मल्टीपल चॉइस भी आएंगे, FIB टाइप भी आएंगे, बट जो अभी आपके 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, वो अब नहीं आएंगे. वो अब आप ध्यान रखें. 2-3 मार्क्स वाले जैसे कि वन लाइन, एक लाइन में और इन अ सेंटेंस वाले, ठीक है, वो अब आपके नहीं आएंगे. आप ऐसे ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे. अब मल्टीपल चॉइस टाइप ज़्यादा होंगे जिसमें कि उसके काइंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी होंगे. 4 ABC करके आपको जैसे होता है ना, स्टेटमेंट दिए होते हैं तो उसमें से एक पूछ लेता है विच वन ऑफ दिस इज़ करेक्ट और विच वन ऑफ दिस आर इनकरेक्ट, तो उसमें से आपको कोई एक आंसर चूज़ करना है. वो इस तरह की चीज़ें भी आएंगी और इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. जो मेरे लिए सबसे मेन बात थी आपको बताना कि ये जो 2 और 3 मार्क्स वाले सेंटेंस और इन लाइन और ये क्वेश्चन ये अब नहीं आएंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ टिक लगाएंगे. तो FIB में भी फिर कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा ही, सीधी सी बात है, क्योंकि चॉइस मल्टीपल चॉइस की बात हो गई. तो हाँ, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था. मल्टीपल चॉइस ही होंगे अब. FIB में भी आपको चॉइस मिलेगी ही, क्योंकि आपको तो सिर्फ वहाँ सिर्फ और सिर्फ टिक करना होगा. सो लॉट ऑफ डिस्कशन. कंक्लूज़न ये आया कि मल्टीपल चॉइस ही होंगे. ओके, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हों, आपको चॉइस मिलेगी. क्योंकि ये चीज़ मैं ध्यान भूल गया था कि बच्चों को सिर्फ वहाँ टिक ही करना होगा, बच्चे लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए FIB में भी मुझे चॉइस देनी होगी. सो आफ्टर ऑल, कंक्लूजन इज all the questions are based on multiple choice questions. There are 4 options and you have to choose right one. Okay, now it's clear. Syllabus is same. Again मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, सिलेबस इज सेम. जो अब तक आपका सिलेबस था, सिलेबस वही रहेगा. मे बी अगर डेट आगे पीछे होती हैं तो उसमें कुछ ऐड करना हो, बट मैं ऐड नहीं करूँगा जहाँ तक है, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया है और जो चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ नया ऐड करने वाला नहीं हूँ. उस पुराने टेस्ट में से ही आएगा. मे बी उसका एक अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं एक कोई दूसरा टेस्ट कंडक्ट करूँ ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास इंडिविजुअली और 9th क्लास. वो आपके लिए एक ऑप्शन अच्छा होगा, बट मैं इसमें यही सिलेबस रखूँगा. ओके, सिलेबस इज सेम. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक फेडरलिज्म. एक ओवरव्यू है. अगर जैसे उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं, आपने वर्टिकल डिवीज़न पावर पढ़ा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में. वो सबसे मेजर फॉर्म होती है पावर शेयरिंग की, डेमोक्रेसी में. ये आपने कल ही पढ़ा था, ठीक है. अब इस चैप्टर में हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा? ये जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये कॉमनली फेडरलिज्म की तरह से है. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, फिर स्टेट लेवल पे है, और फिर एक और, यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल.
तो वो जो लेवल्स की बात होगी, फेडरलिज्म के प्रैक्टिस होने की बात होगी, फेडरलिज्म क्यों हम अपनाएं, फेडरलिज्म में और यूनिटरी और ये जो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, आई थिंक सॉरी, यस, टू टियर गवर्नमेंट, वो उस तरह की चीज़ें भी हम समझेंगे और ये कई सारे जनरल टर्म्स आएंगे और फिर उस पूरे चैप्टर में आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब समझाई जाएगी हर एक चीज़ फेडरलिज्म की, उसकी थ्योरी क्या है और उसका प्रैक्टिकल फॉर्म क्या रहा है इंडिया में, चाहे हमारे यहाँ लैंग्वेज बेस्ड पे जो स्टेट बने हों उनकी बात हो, स्टेट पॉलिसी की बात हो, और इस तरह की कई सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वो हमारे लिए चैलेंज कैसे था और इंडिया इतना आगे बढ़ा वो भी हम देखेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हैं उनके बारे में बात होगी, पॉलिसी और पॉलिटिक्स की बात होगी जिसने फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है इंडिया में, इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम एक लास्ट में लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, ए न्यू एंड थर्ड ईयर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, क्योंकि ये चीज़ ना इंडियन फेडरलिज्म इसलिए कहा जाता है कि जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो हर जगह ना होके, और क्योंकि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड देयर आर सो मैनी डाइवर्सिटीज़, तो उस चीज़ में जो ये थर्ड टाइप टीयर ऑफ गवर्नमेंट है वो कितना बड़ा रोल प्ले किया है उसने और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट, दिस इज चैप्टर 2, फेडरलिज्म। A very common question, what is federalism? Okay, this is question. एक्चुअली मैं आप लोगों से सॉरी ज़रूर बोलना चाहूँगा, आफ्टर ऑल मुझे 6-7 क्लास भी संभालनी पड़ रही है, तो कई सारे वीडियो क्लासेस होने के बाद मैं होमवर्क देना आजकल भूल रहा हूँ, क्योंकि जैसे पावर शेयरिंग की बात हो तो पावर शेयरिंग में जो लास्ट टॉपिक थे आपके, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने आपको दिए नहीं। हाँ, क्लास के टाइम पे डिस्कशन ज़रूर हुआ है मेरा उन चीज़ों को लेके, बट मैं खुद नहीं दे पाया, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा सच कहूँ तो, और मैं भूल गया था बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे लग रहा था सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो इट्स ओके, आई एम सॉरी फॉर देट, और मैं अब भेजने की कोशिश करूँगा और मैं भेजता रहूँगा आपको, क्योंकि अब नया चैप्टर भी स्टार्ट हो गया। ओके, तो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फेडरलिज्म। आप श्रीलंका और बेल्जियम के जब बीच की बात करेंगे तो आपने वहाँ कई सारी चीज़ों के बीच में कुछ पॉलिटिकली लेयर्स, वर्टिकली हॉरिजेंटली शेयरिंग और पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था। अब जब आप फेडरलिज्म पे आएंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ की आप यहाँ पे रिमाइंड करेंगे, आप एक बार उनको देखेंगे। यस, you would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and give to the power to the regional government. वहाँ क्या हुआ था कि जब थर्ड ईयर ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी और बेल्जियम में एक स्टेट और जो सेंटर पावर के बीच में जो शेयरिंग है उसके लिए ना वहाँ बदलाव किया गया। उसमें क्या हुआ कि जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें से बहुत सारी पावर जो हैं वो दे दी गई रीजनल गवर्नमेंट को। अब रीजनल में कौन कौन सी आ जाएंगी, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। रीजनल में एक तो स्टेट आएगा और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। अभी हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, अभी हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं। बेल्जियम के मामले में स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट। मे बी हमारे यहाँ जब थर्ड लेवल पे बात होगी तो हम पंचायत की बात करेंगे, ठीक है। तो काइंडली रीजनल गवर्नमेंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यस, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले भी हुआ करती थी। दे हैड देयर ओन रोल्स एंड पावर, उनकी अपने रोल थे, पावर्स थी, बट ऑल दीज पावर्स गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब होता क्या था, ये चीज़ थी तो वहाँ पे उनके रोल ऑफ पावर्स भी थे, बट हुआ क्या, इनमें से बहुत सारी चीज़ों को वापस ले लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पावरफुल हो गया कि उसने स्टेट की और रीजनल उन पावर्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इंडिया में भी ऐसा हो चुका है, पहले होता था। 1967 के बाद अगर बात करें तो इंदिरा गांधी कई बार कई स्टेट असेंबलीज़ को डिसमिस कर दिया करती थी और वो उसके बाद वहाँ दोबारा चुनाव होते थे कुछ, यानी कि कहने का मतलब इंडिया में उस टाइम सेंट्रल पावर सबसे ज़्यादा ताकतवर होती थी। पर धीरे धीरे अमेंडमेंट हुए तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट की पावर है वो धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी गई, यानी कि
सेंट्रल की अलग पावर, स्टेट की अलग पावर। अब ये सेंट्रल पावर स्टेट को डिसमिस नहीं कर सकते, पहले ऐसा होता था, तो वो हमारे यहाँ चेंज हुए। तो ठीक उसी तरह के गवर्नमेंट के चेंज बेल्जियम में हुए। कब हुए? द चेंज टुक प्लेस इन 1993 वॉज दैट द रीजनल गवर्नमेंट आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो चेंज हुए बेल्जियम वो 1993 में हुए कि रीजनल गवर्नमेंट को वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई, यानी कि वो लिखी हुई हैं एक जगह, उनको आप हटा नहीं सकते और कोई उन पर दबाव नहीं बना सकता उनकी पावर्स को लेके। तो वो अब डिपेंडेंट नहीं रहे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ वहाँ पे क्लियर कर दी, जैसे हमारे यहाँ की आप पढ़ेंगे आगे। दिस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या मतलब है? यूनिटरी से मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल, यूनिटरी का मतलब वन पावर, ठीक, वन पावर। और वन पावर कौन थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कुछ समझती नहीं थी और सारी चीज़ों को डिसमिस किया करती थी। तो अब जब बेल्जियम ने अपने यूनिटरी को फेडरल फॉर्म को अपनाया, फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट, मतलब फेडरल का मतलब हुआ जिसमें लेयर जो है वो एक से ज़्यादा हो जाए, सेंट्रल के बाद स्टेट है और यहाँ से बहुत सारी पावर की शेयरिंग इधर कर दी। ठीक है, आप इस चीज़ को काइंडली समझ लें। बहुत सारी पावर्स को यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल नहीं करना मतलब अब सही समझा, क्योंकि वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली अब चीज़ें दी जा चुकी थी बेल्जियम में। और स्टेट की अपनी खुद की अलग पावर थी, सेंट्रल की अपनी खुद की अलग पावर थी। ठीक, और फिर वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। ओके, श्रीलंका कॉन्टिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम था, आपको पता ही होगा, यूनिटरी, और इसी वजह से वहाँ पे जो मेजर फॉर्म में मेजॉरिटी में आता था, तो इसी वजह से वहाँ पे सिंगला और उन लोगों के बीच इस तरह से क्लैश हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स, जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, यूनिटरी पावर है क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, स्टेट को वो कुछ समझते नहीं हैं, उनके अंदर सारी पावर्स हैं। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बी फेडरल सिस्टम। अब तमिल लीडर्स चाहते थे, क्यों चाहते थे? क्योंकि वहाँ पावर शेयरिंग की बात है। अब पावर शेयरिंग आप तभी तो करेंगे ना जब एक से ज़्यादा लेयर की बात हो। भाई जब एक ही व्यक्ति के अंडर में सारी पावर्स हों तो आप शेयर कैसे करेंगे? कोई दूसरा भी तो होना चाहिए। एक है तो वो दूसरे को भी कोई पावर है, कुछ पावर यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, कुछ पावर वो यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो ये सारी चीज़ें श्रीलंका में शुरू हुई थी और वो चीज़ आपने जानी थी। देखिए यहाँ से क्वेट आएगा, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। एक छोटी सी डेफिनेशन है ये, बहुत छोटी सी डेफिनेशन। अगर इसको कोई 2 मार्क्स में पूछे आपसे व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो ये उसके आंसर की पहली लाइन है। अब जो पैराग्राफ यहाँ से चेंज हो रहा है तो यहाँ से आपके आंसर राइटिंग के आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अभी तक आपने सिर्फ बेल्जियम और श्रीलंका के ज़रिए इस चीज़ों को समझने की कोशिश की थी कि फेडरलिज्म और यूनिटरी में फ़र्क क्या है। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, यही क्वेश्चन को कैसे भी घुमा घुमा के पूछ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में स्टेटमेंट वाइज 4 ऑप्शन देंगे, गलत और सही के लिए पूछे, राइट और रॉन्ग, विच इज़ वन इज़ करेक्ट, विच इज़ वन इज़ नॉट करेक्ट। कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। सेंट्रल अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ओरिजिनल गवर्नमेंट हो सकती है, वो पंचायत गवर्नमेंट हो सकती है, उन सब के बीच डिवाइडेड होती है। ये है मेन पावर। अब इसको ऐसे डिवाइड करो आप, अब चाहे उसके 2 फॉर्म हो या 3 फॉर्म हो, इस तरह से उसको डिवाइड किया। तो फेडरलिज्म एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो कई अथॉरिटी की, सेंट्रल अथॉरिटीज़ और जो रीजनल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके बीच डिवाइडेड होता है किसी भी कंट्री में। ओके, आगे देखिए। यूजुअली फेडरलिज्म हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली अगर आम तौर पे हम बात करें 2 ही होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, और वो एंटायर कंट्री वाली ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, आप भी जानते हैं, जिसके कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ चीज़ों पे उसको कानून बनाने का हक होता है जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करती है। यानी कि पूरे कंट्री पे अगर कोई एक राय हो तो उस पर बात बनने वाली जो चीज़ हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच टू द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। और जो दूसरा लेवल है गवर्नमेंट का, दूसरा, ये तो था फर्स्ट सेंट्रल पे, और जो दूसरा है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, जो कि डेली की लाइफ में अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखता है अपने स्टेट्स में।
तो जब स्टेट अपने स्टेट में देखेगा, सेंट्रल सिर्फ अपने सेंट्रल में देखेगा, ये सेंट्रल है, ये स्टेट है, ये अपने आप में देखेगा, ये अपनी सारी चीज़ों को अपने आप में देखेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स की बात ही नहीं होगी। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, ये होता है फेडरलिज्म का मतलब। ठीक है, ये जो आपने देखा कि वो रिस्पॉन्सिबल है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस तरह से अगर दोनों लेवल की हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है अपनी पावर्स को एंजॉय करती हैं, दोनों ही पावर इंडिपेंडेंटली होके, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके, वो एक दूसरे को बांधती नहीं है, किसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। ओके, ये एक मैप दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें तो ये जो रेड कलर से जो कंट्री दी हुई है फेडरल पॉलिसी सिस्टम की बात करता है। तो आप जितने भी बहुत सारे डेवलप कंट्री की बात करें, जैसे जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया एंड रशिया एंड मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, तो इन सब की बात करें तो यहाँ पे फेडरलिज्म पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ से दो या उससे ज़्यादा लेवल हैं गवर्नमेंट के, दो तो लगभग आप मान ही लें, और कुछ कुछ माइक्रोनेशिया के छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, वहाँ भी दिया हुआ है। ओके, और पाकिस्तान में भी है बट पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है। इंग्लैंड का नाम यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो रिपब्लिक वर्ड जैसे यूज़ किया जाए तो वो वहाँ नहीं होता है। दूसरा ये है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बहुत सारे पावर जो हैं डिवाइडेड नहीं है, इसलिए उसका नाम नहीं है। ये सोर्स आपका मॉन्ट्रियल किंगस्टन हैंडबुक फेडरल कंट्री 2002, मैकगिल क्वीन यूनिवर्सिटी प्रेस 2002 का है। तो इसमें ये लिखा है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है बेटा, आप ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड 193 कंट्रीज है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, 193 कंट्री में से 25 में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। देयर सिटीजन मेक अ 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और ये पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन है। जब इंडिया शामिल हो जाएगा, ब्राज़ील और यूएसए वगैरह ये सब शामिल हो जाएंगे, रशिया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हाँ कितनी बड़ी पॉपुलेशन को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर फेडरेशन, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात करें पॉपुलेशन साइज से भी, उनके क्या बोलते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग भी, और पॉपुलेशन के साइज से, दोनों से बात करें तो उससे उन कंट्रीज में फेडरेशन सिस्टम है। आप इसमें एक्सेप्शन पता कर सकते हैं, जैसे चाइना, और कौन सा कंट्री है ये, चाइना ही है, चाइना बड़ा है बट वहाँ पे फेडरेशन नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट है और वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। Okay, so I think this is the basic of what is federalism. I explain very well to you, and I hope you will understand the topic what is federalism. So later on we move to another features of federalism that is very important, and each and every features of federalism is to be explained in about 10 minutes और 12 minutes। अगर एक एक पॉइंट की अगर मैं बात करूँगा ना, चाहे वो इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसमें जो 7 पॉइंट्स दिए हैं, तो मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट के एक टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त इससे क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे। तो वो हम डिसाइड करेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप सिर्फ इतना ही रखिए, और जो होमवर्क है आपका वो मिक्स करके मैं ज़रूर दूंगा आपको, और काइंडली जो सिलेबस है वो सेम है, और टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।